छत्तीसगढ़ में दिनांक 29 अप्रैल 2024 को एक पत्र वायरल होता है जिसमें यह दावा किया जाता है कि जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं, माननीय कोर्ट के आदेशानुसार इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना है, इसलिए इनकी जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाए। जब यह खबर पूरी तरीके से वायरल हो जाती है तब छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के द्वारा 29 अप्रैल 2024 को ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये सूचना दी जाती है कि ये जो पत्र वायरल हो रहा है वो पूरी तरीके से फर्जी है, क्योंकि यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे चयनित बीएड कैंडिडेट को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने के लिए कहा है जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई है, और छत्तीसगढ़ में जो ज्वाइनिंग हुई है वो 11 अगस्त के बाद हुई है। अब यहाँ पर जो पत्र वायरल हुआ वो पूरी तरीके से फर्जी था, जिसके बारे में यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है प्रेस विज्ञप्ति, उसमें बाकायदा बातें मेंशन की गई हैं। एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा एक बयान जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि शासन के बन चुके हैं कर्मचारी, पिछले 6 माह से वह अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं, तो अब उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, चाहे कोई भी नियम कानून बनाना पड़े। अब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट की टाइमिंग देखिए। इस समय पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जो भी स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया जा रहा है उसका गलत इम्पैक्ट या फिर गलत परसेप्शन लोगों के मन में बने और उनका वोट बैंक वहाँ से घटे। इस वजह से ये नेचुरल सी बात है कि उनके द्वारा इसी प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाने की संभावना है, और जाहिर सी बात है कोई भी राज्य सरकार जब अपॉइंट कर देती है तो उनके लिए ही खड़ी रहेगी। जाहिर सी बात है, भले हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी कोर्ट ऑर्डर जारी कर दिया गया, लेकिन वो उनके साथ ही खड़ी रहेगी, और उनकी वो नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपके नियमानुसार कोई अभ्यर्थी अगर अपॉइंट हुआ है तो उनके अपॉइंटमेंट को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती ही होती है, और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वह उसी जिम्मेदारी के तहत उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेकिन समय समय पर यह देखा गया है कि न्यायपालिका में, राज्य सरकारों में हमेशा टकराव होता ही रहता है। केंद्र सरकार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए या फिर बदलने के लिए अलग अलग नए नियम बनाती है। हाईकोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया और अगर उससे राज्य सरकार संतुष्ट नहीं होती है या फिर उसे नहीं मानना चाहती, तो वो अलग अलग नियम बना करके उनके फैसले को एक तरीके से बदलने की कोशिश करती है। ये किसी से छुपा नहीं है, ये पास्ट में भी होता आया है, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि अगर एक रास्ते कोर्ट के द्वारा बंद किए जाते हैं तो दूसरे रास्ते के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन चीज़ों को फिर से लागू करने की कोशिश करती ही करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में वहाँ की जो राज्य सरकार थी वो बीएड के फेवर में थी, और बीएड के फेवर में ही हाईकोर्ट ने फैसला दिया, अपॉइंट होने के बाद भी उनकी नौकरी आज भी सेफ है। तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में हो सकती हैं? इन सबके रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट होगा वो सारी इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ के मामले को समझिए, तभी जाकर के अन्य राज्यों से ये मामला कैसे अलग है आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ में जब पहली बार देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया 25 नवंबर 2021 को जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा तिथियों पर विशेष तौर पर, 25 नवंबर 2021 को पहली बार हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। लेकिन उस हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया उसका अभी रिटन कॉपी नहीं आया था, और उसके ठीक एक दिन बाद 26 नवंबर 2021 को जो हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट है वो ये फैसला देती है कि बीएड अभ्यर्थी चूंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वह पात्र हैं, इस वजह से हिमाचल प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इससे पहले रामशरण मौर्य वाले केस में या फिर अन्य राज्यों में जब मामले कोर्ट में जाते थे तो चूंकि एकेडमिक अथॉरिटी जो है एनसीटी, अगर उसने कोई कानून बनाया है तो चूंकि उनके पास उस प्रकार का पावर है, उसके आधार पर जजमेंट दे दिया जाता था। लेकिन पहली बार जोधपुर हाईकोर्ट ने एनसीटी एक्ट का सीधे तौर पर उल्लंघन पाया और 21A का वायलेशन पाया, जिसके आधार पर 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश किया। माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट के जजमेंट में साफ तौर पर मेंशन किया है कि श्री रामशरण मौर्य वाला केस जो है 69,000, जिसमें बीएड अभ्यर्थी की एलिजिबिलिटी जो है
वह उस तरीके से एग्जामिन नहीं की गई जिस प्रकार से जोधपुर हाईकोर्ट में किया गया। इसलिए रामशरण मौर्य वाला केस अलग है और जोधपुर वाला मामला अलग है। इसी बेस पर आप समझ सकते हैं हिमाचल वाला मामला और जोधपुर वाला मामला अलग था। हिमाचल प्रदेश वाले मामले में एकेडमिक अथॉरिटी ने चूंकि नोटिफिकेशन जारी किया था और वो बाउंड थी सभी राज्य सरकार, इसके आधार पर उन्होंने बीएड को अलाउ किया था। लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया वह एनसीटी एक्ट का वायलेशन पाई और 21A का वायलेशन पाई। इसके आधार पर उन्होंने 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया था। जब हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर 2021 के आधार पर बीएड को अलाउ कर दिया जाता है, उसके बाद से फिर वहां के जो डीएलएड कैंडिडेट हैं, जब जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है रिटन फॉर्म में, तो फिर से एक बार हाईकोर्ट में चले जाते हैं। हाईकोर्ट जो है अपने ही फैसले पर 26 नवंबर 2021 के फैसले पर रोक लगा देती है, ये कहते हुए कि हमारा जो जजमेंट होगा वो हमारे अंतिम फैसले के आधार पर तय होगा। ठीक है, उसके बाद से जो यहाँ के डीएलएड कैंडिडेट हैं जो रिव्यू के तौर पर गए थे, ध्यान से सुनिएगा, इनके द्वारा न्यू एसएलपी दायर नहीं की गई थी बल्कि रिव्यू के तौर पर उनके द्वारा गया था। रिव्यू में क्या होता है कि जो जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा या फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया रहता है, उस जजमेंट को वो जांचते हैं कि क्या सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमारा जजमेंट सही है अथवा नहीं। अब हाईकोर्ट, जो हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट है, वो ये पाती है कि 26 नवंबर 2021 जब ये सारी प्रोसीडिंग कोर्ट में चल रही थी, उस समय तक किसी भी कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया था, क्योंकि इन्होंने अपना सुनवाई पहले ही कर लिया था। केवल जजमेंट 26 नवंबर को आया था और चूंकि उस समय उसका लीगल पोजीशन था, इस वजह से जो इन्होंने अपना जजमेंट दिया था, सिर्फ वो जजमेंट को जांच रहे थे कि क्या वो चीज़ें उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ठीक थी अथवा नहीं थी। तो हाईकोर्ट ये पाती है कि जब हम इस मामले की प्रोसीडिंग कर रहे थे, जब मामले की सुनवाई चल रही थी, उस समय किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया गया। और चूंकि ये रिव्यू के तौर पर आए हुए हैं, यानी कि जो हमने 26 नवंबर को फैसला दिया उस फैसले का केवल रिव्यू करना है, तो चूंकि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो फैसला बिल्कुल ठीक था, इसी के आधार पर इन्होंने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया जो डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया था। और चूंकि बीएड कैंडिडेट के सपोर्ट में वहां की राज्य सरकार थी और राज्य सरकार बीएड के फेवर में अपना हलफनामा देती है, और चूंकि इनका रिव्यू पिटीशन के तौर पर ये गए हुए थे, इस वजह से वो चीज़ें खारिज हुई। क्योंकि रिव्यू में कोई नया प्रेयर आप नहीं कर सकते, जो परिस्थितियां पहले से थीं उस परिस्थितियों के हिसाब से क्या डिसीजन आया, क्या चीज़ें हुई, उसी को केवल फिर से रिव्यू करती है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने ये पाया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जजमेंट दिया है, लेकिन जब हमने अपना जजमेंट दिया था उस समय वो जजमेंट लीगल पोजीशन में था, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से वो चीज़ें ठीक थी, इस वजह से वो मामला खारिज हुआ। अगर वो मामला रिव्यू के तौर पर नहीं जाता और डायरेक्टली ये मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता, तो हिमाचल प्रदेश का जो मैटर है वो आज की डेट में अलग होता। हिमाचल प्रदेश से चयनित बीएड पर भी खतरा रहता, लेकिन चूंकि वहाँ के कैंडिडेट जो डीएलएड कैंडिडेट थे वो रिव्यू के तौर पर गए थे, रिव्यू में जो पहले जजमेंट दिया गया है उसी को केवल एग्जामिन किया जाता है, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से चीजें सही थी अथवा नहीं थी। तो उसके आधार पर हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि रिव्यू में उन्होंने ये पाया कि उस समय हमारा चूंकि जो प्रोसीडिंग हुई थी उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और उस वजह से उन्होंने बीएड के फेवर में फैसला दिया था। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, देखिए आप कहेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या वजूद रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ पर कोई वजूद रहा या नहीं रहा उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए नहीं मतलब है क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधी हुई है, नो डाउट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन चूंकि ये फ्रेश एसएलपी नहीं गई थी, ये रिव्यू के तौर पर गए थे। रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट में जो के लिए जो पिटीशन फाइल की गई थी उसका जो प्रेयर होता है उसी पर फिर से री एग्जामिन किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो चूंकि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके हाई कोर्ट ने कहा कि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से हमारा डिसीजन ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कोई खास रोल नहीं रह गया, क्योंकि हाई कोर्ट अपने ही जजमेंट का रिव्यू कर रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर रिलाई कर ही नहीं रही थी, क्योंकि ये रिव्यू पिटीशन के तौर पर जो वहाँ के हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट थे वो गए हुए थे। अब बाकी के राज्यों में अगर आप देखेंगे तो बाकी के राज्यों में ये रिव्यू पिटीशन नहीं है, ये फ्रेश एसएलपी थी और इसी एसएलपी के अंतर्गत ये भर्ती कंप्लीट हो रही थी। ध्यान से समझिएगा, इसी के फैसले के अंतर्गत ये भर्ती कंप्लीट हो रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाला फैसला लागू होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसा नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश का जो जजमेंट आया उसी के आधार पर यहाँ के कैंडिडेट को भी राहत मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन था। और यहाँ मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, ये रिव्यू पिटीशन नहीं है, ये रिव्यू पिटीशन नहीं है। हाईकोर्ट ने जो बिहार में फैसला दिया वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन था, छत्तीसगढ़ में जो फैसला दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन था, मध्य प्रदेश में जो फैसला दिया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है।
अब जो बिहार में स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा माननीय पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया वो रिव्यू के तौर पर गए हुए हैं, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके रिव्यू कराने के लिए। अब पटना हाईकोर्ट तो पहले ही ऑलरेडी ये कह चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं, तो अगर वो रिव्यू करती है तो रिव्यू करेगी भी तो वो सुप्रीम कोर्ट से अभी भी बंधी हुई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पटना हाईकोर्ट ने जो अपना डिसीजन दिया है वो 11 अगस्त पर रिलाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि छठे चरण की जो भर्ती थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के श्री देवेश शर्मा जी की याचिका के अधीन रखी गई थी। अब जो जजमेंट दिया गया उसी पर तो फिर से रिलाई करेंगे। जो उसका रिव्यू हो गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 8 अप्रैल का जो जजमेंट आया उस जजमेंट के हिसाब से फिर से अगर माननीय पटना हाईकोर्ट इन चीज़ों को कंसीडर करती है तो वो फिर देखेगी कि छठे चरण में अपॉइंटमेंट कब हुए, इनका भर्ती किसी सब्जेक्ट टू आउटकम था या नहीं, क्या इनकी भर्ती किसी शर्त के साथ हुई है, इन सभी चीज़ों को एग्जामिन करके फिर से रिव्यू के तौर पर माननीय पटना हाईकोर्ट डिसीजन दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये जजमेंट ही पूरी तरीके से बदल दे, क्योंकि वो चीज़ें माननीय पटना हाईकोर्ट ऑलरेडी स्वीकार कर चुकी है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश का मामला मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल प्रदेश का मामला इन राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कैंडिडेट जो है वो रिव्यू के तौर पर गए थे और उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो डिसीजन ठीक था, हाईकोर्ट ने ये पाया है। लेकिन अन्य राज्यों में मामले रिव्यू के तौर पर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में तस्वीर बिल्कुल एक तरीके से जजमेंट के हिसाब से एकदम साफ दिख रही है, इस वजह से क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप 11 अगस्त का जजमेंट देखेंगे, उसके बाद से 8 अप्रैल का रिव्यू वाला देखेंगे, दोनों में ये बातें मेंशन की गई हैं कि, और साथ ही साथ अगर आप जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती जो बिहार वाली भर्ती थी उसमें जो पिटिशनर थे स्टेट ऑफ बिहार के बाद जो बीएड कैंडिडेट के द्वारा केस फाइल किया गया था, उसमें भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में बोला था कि 11 अगस्त के बाद तो बीएड की ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती है। रिव्यू में भी ये बात साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है, 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके नौकरी बचाने की बात की जा रही है अपॉइंटेड बीएड की, वो केवल उन बीएड के लिए होगा जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई है। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुई है, तो किसी भी कोर्ट ऑर्डर में, चाहे हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, छत्तीसगढ़ के चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए निगेटिव ही बातें हैं। अब यहां से अगर मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तो अपना डिसीजन दे दिया है 6 सप्ताह में इनको बाहर करके और डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए। अब 2 केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हो चुके हैं। अब वहां पर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि उस केस में डिफेक्ट आ चुका है तो उसका क्या होगा। देखिए डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जिसके बेस पर आपने केस फाइल किया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है या फिर कुछ चीज़ें उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं है कि आपको ये सबमिट करना है, ये चीज़ें लगानी है, अगर उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक डिफेक्ट आ जाता है, जिसके लिए 90 दिन का समय दिया जाता है। और अगर पिटिशनर्स यानी जो याचिकाकर्ता हैं, अगर उनके द्वारा उन डिफेक्ट्स को दूर करा दिया जाता है, मतलब कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो डिफेक्ट दूर हो जाता है और उसके बाद से रजिस्ट्रार के द्वारा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए किसी अप्रोप्रिएट बेंच में उस केस को भेज दिया जाता है। तो डिफेक्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डिफेक्ट किसी डॉक्यूमेंट मिसिंग की वजह से या फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से आ ही जाता है, जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये याचिका जो है वो मेंटेनेबल है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपका जो भर्ती हुआ है वो 11 अगस्त के फैसले के अधीन था, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हाईकोर्ट के भी जजमेंट में था और चूंकि जितने भी हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के जजमेंट के हिसाब से वो फैसले के अधीन हो गए थे। तो फैसले के अधीन 11 अगस्त के फैसले के अधीन थे और उसके बाद से उस फैसले का रिव्यू कर दिया गया 8 अप्रैल को, और जिसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया कि 11 अगस्त से पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तभी आप सेफ हो सकते हैं। 11 अगस्त के बाद के लिए क्लियर कट इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप सेफ नहीं हैं। साथ ही साथ अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये फैसले का रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार यहाँ पर क्या स्टैंड ले रही है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार तो निश्चित तौर पर है कि उनका स्टैंड यहीं रहना चाहिए और यहीं होगा भी, क्योंकि जब एक बार अपॉइंट हो जाते हैं तो राज्य सरकार पूरी कोशिश करती है अपने अपॉइंटेड कैंडिडेट को बचाने के लिए। लेकिन केवल राज्य सरकार के हाथों में सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता है तो फिर न्यायपालिका इस प्रकार का डिसीजन हमेशा बदल दिया जाता राज्य सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास भी जो शक्तियां हैं वो बहुत लिमिटेड पावर में होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के फैसले को बदल देंगे। आप नियम बना सकते हैं, लेकिन उस हाई कोर्ट का जो फैसला है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, या फिर पहले का कोई अगर कानून है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। जैसे आप भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व देखेंगे तो उसमें यही बातें मेंशन की गई हैं कि राज्य सरकार
कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि पहले के आर्टिकल्स को या फिर किसी भी कानून को वायलेट कर रही हो। जैसे आप अगर केंद्र सरकार कोई इस प्रकार का कानून भी लाती है तो उसमें ये सारी बातें देखी जाती हैं कि क्या कोई पहले का कोई एग्जिस्टिंग इस प्रकार का कानून तो नहीं है जो कि इस नए कानून का विरोध करेगा। वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करने के बाद ही ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला अगर मामला देखेंगे तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन होगा अगर राज्य सरकार इस प्रकार का कोई कानून बना रही है तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल होती नहीं दिख रही हैं छत्तीसगढ़ में। इस वजह से यहाँ का जो मैटर है वो हिमाचल प्रदेश के मैटर से अलग है। हिमाचल प्रदेश का मैटर बिल्कुल ही अलग है बाकी अन्य राज्यों से। बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले मामले को देख लीजिए तो हिमाचल प्रदेश के आधार पर अगर राहत मिलनी होती तो सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में फैसला नहीं देती। जाहिर सी बात है वहाँ के कैंडिडेट भी हिमाचल प्रदेश वाला कोर्ट ऑर्डर लगाए होंगे, लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं थी ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट अपने ही जजमेंट का रिव्यू कर रहा था। इस वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुई, वहाँ के बीएड कैंडिडेट वहाँ पर सेफ हुए थे। बाकी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और बिहार में मामला अलग है, तो यहाँ पर भी अलग तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।